हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूं। आज जो क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो सी फाइनल का नवंबर 24 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं आज जो स्टूडेंट अपडेट अपने सी इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस कराए हैं उनको मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करूंगा। हालांकि ये सारे के सारे स्टूडेंट अपडेट मैंने आपको नवंबर 24 जो एग्जाम की क्लासेस हैं उनमें भी सारे के सारे डिस्कस किए गए हैं, लेकिन अभी मैं इनको क्या है सेपरेटली वीडियो बनाकर आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं। तो ये नवंबर 24 जिन भी बच्चों का एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट आपके रहेगा। तो नवंबर 24 एग्जाम के लिए ये स्टूडेंट आपके इंपॉर्टेंट स्टेटरी अपडेट्स हैं जिनको अपन क्लास में अब डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, इनके लिए मैं आपको बता रहा हूं फाइनेंस एक्ट 2023 ही लगेगा, क्योंकि काफी बच्चों का ये चीज आ रही है कि सर हमारे फाइनेंस एक्ट 2023 लगेगा या फाइनेंस एक्ट 2024 लगेगा। तो पहले तो ये चीज को मैंने पूरा यहां शॉर्ट में लिख दिया कि फाइनेंस एक्ट 2024 ही आपके एग्जाम के लिए रहेगा। तो आप फाइनेंस एक्ट 2024 पे कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, ना ही आप देखें, क्योंकि आपका एग्जाम का जो लेवल होगा वो फाइनेंस एक्ट 2023 के साथ ही रहने वाला है। तो हमें फाइनेंस एक्ट 2023 ही पढ़ना है। नोटिशन एंड सर्कुलर जो इशू है अप टू नोटिशन एंड सर्कुलर इशू अप टू 30 ऑफ अप्रैल 2024 तक है इश्यू हुए, उनको आपको पढ़ने हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है हमारी जो क्लास होती है एक तो सीजीएसटी की, तो अपन बात करते हैं कि अपन को जो पढ़ना होता है एक तो सीजीएसटी एक्ट 2017 पढ़ना होता है और एक आईजीएसटी एक्ट 2017 आपको इसमें स्टडी करना होता है। तो मेनली आपको सीजीएसटी एक्ट में और आईजीएसटी कुछ ही जगह पे जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट में दी गई है, उसके लिए आईजीएसटी एक्ट 2017 को अपन को देखना होता है। तो इसमें फाइनेंस एक्ट 2023 प्लस 30 ऑफ नवंबर 2024 तक जो भी आपके नोटिशन और सर्कुलर आए वो आपको इसमें कंसिडर करने होंगे। एंड कस्टम में कस्टम एक्ट 1962 एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के साथ आपको स्टडी करनी है। ये आपके नवंबर 2024 एग्जाम के लिए कवर कर रहा है। ये नवंबर 2024 एग्जामिनेशन को कवर कर रहा है, जिसको कि मैंने शॉर्ट में आपके पूरा का पूरा आपके यहां पर कवर कर लिया है। तो नवंबर 2024 एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। तो सीए फाइनल का एग्जाम जो नवंबर 2024 के अंदर होने जा रहा है उनके लिए इंस्टीट्यूट ने ये कुछ स्टेटरी अपडेट दिए गए हैं जिनको आज अपन यहां पर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पार्ट 1, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका चैप्टर 1 आ रहा है आपके यहां पर सप्लाई अंडर जीएसटी। चैप्टर नंबर 1 है आपका सप्लाई अंडर जीएसटी, जिसके अंदर एक काफी अच्छा चेंजेस दिया गुड्स की डेफिनेशन में। देखो, आपको पता है गुड्स की डेफिनेशन क्या है सभी को कि एज पर सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर मैंने गुड्स कहा ऑल काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑल काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी वो आपकी गुड्स है, बट एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी। ये तो आपकी डेफिनेशन थी, लेकिन आगे जाके इसने क्या करता था, इंक्लूड कर लेता था, इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम। तो वही एक्शनेबल क्लेम के अंदर इन्होंने चेंजेस दिया। तो जो मेजर चेंज दिया वो आपके दे दिया एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में है। तो यहां पर अपन बात करते हैं कैसीनो है, हॉर्स रेसिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द शेड्यूल थर्ड, तो वहां से एक्सक्लूड किए गए टू क्लैरिफाई देयर टैक्स लायबिलिटी, और उन्होंने यहां पर उनको कवर कर लिया एक्शनेबल क्लेम के साथ और उससे सप्लाई के अंदर ट्रीट कर दिए, उसे सप्लाई में ट्रीट कर दिए। यानी शेड्यूल थर्ड तो है नेगेटिव लिस्ट, उससे तो एक्सक्लूड किया कैसीनो, हॉर्स रेस और ऑनलाइन गेमिंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 तो क्या है, ना तो सप्लाई गुड्स की है ना ही सप्लाई सर्विसेज की है, तो सप्लाई नहीं है, तो उससे बाहर कर दिया। यानी अब क्या हो जाएगा, ट्रीटेड एज ए सप्लाई, नाउ इट इज कवर्ड इन सप्लाई। और एक्शनेबल क्लेम की जो डेफिनेशन है ना स्टूडेंट, उसमें इन्होंने 1 अक्टूबर 2023 से कवर कर लिया। तो इसको आपने कवर कर लिया 1 अक्टूबर 2023 से, इसको अब उन्होंने यहां पर अपने डेफिनेशन को कवर कर लिया। तो देखो अपन बात करते हैं अर्लियर एंट्री 6 प्रोवाइडेड एज फॉलो।
एक्शनेबल क्लेम अदर देन बैटिंग गैमलिंग, पहले हुआ करती थी, एंड लॉटरी। नाउ दिस इज द स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। मैं बात करता हूं स्पेसिफाइड, ये डेफिनेशन आपको देखनी है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि ये आपके सी इंस्टीट्यूट के स्टेटरी अपडेट में है, आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है। जो जो ये रेड नेम लिखे हुए हैं ना, रेड कलर से, ये स्टेटरी अपडेट है, यानी आपके एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में नए नाम 1 अक्टूबर 2023 से इंट्रोड्यूस कर दिए। कब से इंट्रोड्यूस कर दिए स्टूडेंट? 1 अक्टूबर 2023 से क्या क्या नाम इंट्रोड्यूस हुए हैं? कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग। कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये 3 नाम आपके और इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। तो अब जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के अंदर जो अपन बात करेंगे, कौन कौन आ गया? बैटिंग है, पहले भी था। कसिनो अब इंट्रोड्यूस हुआ, जो रेड कलर से लिखा हुआ है। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जैसे होते हैं ना, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। ये बहुत अच्छा स्टेटरी अपडेट है, और स्टूडेंट इसके आरटीपी में भी अच्छे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं, और साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। May 24 एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टेटरी अपडेट आता है उसका एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो ये डेफिनेशन में सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दी गई। तो यहां पर अपन बात करते हैं न्यूली इंसर्ट सेक्शन 280A डिफाइन स्पेसिफाइड ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग के लिए दे रखा है, लेकिन इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे जो डिजिटल फॉर्म में अपन खेल रहे हैं, उसको इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग के डेफिनेशन में रखा गया है। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए वर्चुअल डिजिटल असेट्स के रूप में दिखा दिया कि आपके ये ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो, कहां पर कर रहे हो? ऑफरिंग ऑफ ए गेम ऑन द इंटरनेट और एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स एंड इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, उसके साथ आके बता रहा है। तो वर्चुअल डिजिटल असेट्स के रूप में ये आपके ऑनलाइन गेमिंग को उन्होंने कवर कर लिया है ना। इसके बाद अपने चैप्टर 1 के अंदर एक और जगह है सप्लाई में, आपने देखा होगा सेक्शन 8, जो कि ये बताता है कि सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है या फिर मिक्स सप्लाई है, उसको इसने कवर किया गया कि कंपोजिट सप्लाई है या फिर आपके मिक्स सप्लाई है, उसको उन्होंने कवर कर लिया गया है। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, कई बार मूवी थिएटर्स में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं। कहां जा रहे हैं? मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं। वहां पर स्टूडेंट आप मूवी देखते वक्त सिनेमा हॉल में जाते हो, तो रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देते हो। वहां पास में कियोस्क होते हैं, है ना, स्टॉल्स होते हैं, काउंटर होते हैं, रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट है। तो ऐसे केस के अंदर ये सब रेस्टोरेंट सर्विस में ही कवर होंगी। ये सब की सब सर्विसेज किसमें कवर होंगी? स्टूडेंट रेस्टोरेंट सर्विस में होंगी। सिनेमा हॉल है, फूड एंड ब्रेवरेज, ये जो फूड एंड ब्रेवरेज है रेस्टोरेंट सर्विसेज का पार्ट बन जाएगा, और आपके रेस्टोरेंट सर्विस में टैक्सेबल होंगी। तो ये टैक्सेबल एज ए रेस्टोरेंट सर्विस। तो सिनेमा हॉल के अंदर फूड एंड ब्रेवरेज आप ले रहे हो, चाहे वो आपके रेस्टोरेंट सर्विसेज के रूप में स्टॉल लगी हुई हैं, कियोस्क हैं, काउंटर है, रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये सब किसमें काउंट की जाएंगे? टैक्सेबल होंगी, यानी सबके सब ये आपके टैक्सेबल होंगी। टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस। और रेस्टोरेंट सर्विस का ही पार्ट बन जाएगा जब अपन अलग से ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये इसमें कहा गया कि जैसे अपन बात करते हैं मैनी रन देन रिफ्रेशमेंट, ईटिंग स्टॉल्स, कियोस्क, काउंटर, रेस्टोरेंट देमसेल्फ। तो इस केस में इस यहां पर ये सारी सर्विस किसमें कवर्ड हो गई? आपके रेस्टोरेंट सर्विसेज में कवर्ड मानी जाएंगी, और रेस्टोरेंट सर्विसेज का ही रेट उनके ऊपर रहेगा। नहीं, सर्विस में काउंट होगी, रेस्टोरेंट सर्विस की रेट उन पे कवर की जाएगी। तो ये आप होता है। लेकिन आगे चल के इसमें कुछ कंसेप्ट दिया गया, जैसे अपन ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, बुक माई शो पे जाते हैं। आप देखो बुक माई शो पे साइट पे जाते हो, आप मूवी टिकट बुक कराते हो, आप मूवी टिकट बुक करा रहे हो, तो उसी दौरान आपके पास वाउचर आता है जंप करके कि साहब अभी आप मूवी टिकट के साथ साथ यदि फूड का भी ऑर्डर कर देते हो, पॉपकॉर्न का भी ऑर्डर कर देते हो, जो होता है ना पॉपकॉर्न वगैरह आते हैं रेस्टोरेंट में, पॉपकॉर्न वगैरह, तो इनका भी कोल्ड ड्रिंक है, पॉपकॉर्न वगैरह, यदि आप टिकट के साथ बुक करा देते हो तो हम इन पे 50% ऑफ दे देते हैं, 40% ऑफ देते हैं। अपन भी देखते हैं यार 500 रुपए वाला पॉपकॉर्न है,
500 वाला पॉपकॉर्न है 50% ऑफ आ रहा है, टिकट के साथ अभी बुक करा लेते, तो अपन भी जस्ट से बुक करा लेते कि यार 500 वाली चीज 50% ऑफ में आ रही है। तो अब इस केस के अंदर जैसे 500 वाली चीज आपने यहां पर 50% ऑफ में बुक करा रही, और कैसे कराई, मूवी के साथ, टिकट के साथ बुक करा दी, जिस तरह कंपोजिट सप्लाई में रख दिया उन्होंने। और कंपोजिट सप्लाई में क्या है, आपको मैंने बताया था, टू और मोर सप्लाई, टू और मोर सप्लाई दे आर प्रोवाइडेड इन ए सिंगल प्राइस, एक साथ दी जा रही है। तो ऐसे केस के अंदर वहां पर उनको सेपरेट सेपरेट देना एक तरह से पॉसिबल नहीं है, तो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनता है, और इसमें प्रिंसिपल सप्लाई की जो रेट है ना, उससे पूरा का पूरा आपके टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो रेस्टोरेंट सर्विस है उसको कंपोजिट सप्लाई के साथ रख दी। यदि टिकट बुक कराते वक्त मैंने रेस्टोरेंट का भी पेमेंट कर दिया, तो ऐसे केस में मैं ये मानूंगा मैंने सिनेमा का ही पेमेंट किया है, और जो मेरी प्रिंसिपल सप्लाई है वो कौन सी, सिनेमा की, तो रेस्टोरेंट वाली सर्विस में भी सिनेमा का ही रेट लग जाएगा। और इसे स्टूडेंट उन्होंने कंपोजिट सप्लाई में रखा। किस में रखा, क्या है, कंपोजिट सप्लाई। और आपको पता है कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई को फाइंड आउट करनी होती है, और प्रिंसिपल सप्लाई को फाइंड आउट करते हैं, प्रिंसिपल सप्लाई की रेट उस सप्लाई के ऊपर चार्ज हो जाएगी। तो आपको प्रिंसिपल सप्लाई की रेट उस पे इस पे चार्ज हो जाएगी। ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बताता है। तो देखो मैंने ये बता रखा है, बुक माई शो सेल कर रहा है सिनेमा हॉल टिकट्स, साथ साथ आपके फूड एंड वाउचर्स वो एक साथ बेच रहे हैं। तो अब फूड एंड वाउचर में मेन सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सिनेमा, मूवी देखने जा रहे हैं ना, खाना तो खाए या नहीं खाए वो कोई जरूरी नहीं, मूवी देखना था, तो जिस तरह प्रिंसिपल सप्लाई, और वहां पर उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगी प्रिंसिपल सप्लाई की सिनेमा हॉल में, तो एग्जीबिशन ऑफ द सिनेमा हॉल, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा हॉल में, तो ये सिनेमा की ही लग जाएगी। तो आप पढ़ के देखोगे, विद द सेल्स ऑफ सिनेमा टिकट, जब आप सिनेमा टिकट बेच रहे हो, एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेज आर क्लब टुगेदर, एंड सच बंडल सप्लाई, और इसको क्या मानेंगे, बंडल सप्लाई मानेंगे, satisfies the test of the composite supply, the entire supply will be attract GST at the rate applicable to service of the exhibition of the cinema, exhibition of cinema, the principal supply, और ये कैसे सप्लाई हो जाएगी, एज ए प्रिंसिपल सप्लाई के रूप में टैक्सेबल। ये बुक माई शो पे सेल्स किया सिनेमा हॉल टिकट और फूड एंड वाउचर, तो टिकट बंडल सप्लाई के साथ जा रहा है एक तरह से, तो इसमें कंपोजिट सप्लाई का ही प्रोविजन लग जाएगा, और जो प्रिंसिपल सप्लाई है ना उसकी रेट स्टूडेंट इसमें लग जाएगी। तो एग्जीबिशन ऑफ मूवी टिकट की रेट इस केस में आपके कवर कर ली जाती है। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सेल्स हेल्ड इन द सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी। जैसे कोई भी सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स रखे हैं, तो सब्सिडरी कंपनी ने यदि होल्डिंग कंपनी के शेयर स्टूडेंट रख रखे हैं, तो होल्डिंग कंपनी के शेयर नॉट ट्रीटेड एज ए सप्लाई, तो उसको सप्लाई नहीं मानना। वैसे भी शेयर्स एंड सिक्योरिटी जीएसटी के दायरे में कहां आते हैं, और यदि आप उनकी सप्लाई भी कर रहे हो कोई भी, तो सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के पास जा रहे हैं, तो इसे सप्लाई नहीं मानना है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, therefore the activity of the holding of the shares of the subsidiary company by the holding company per se cannot treated as a supply of the service, cannot treated supply of the service। तो आप इस तरह से देख रहे हो, कोई भी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर्स रखे हुए हैं, तो ऐसे केस में नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, कैन नॉट ट्रीटेड एज ए सप्लाई, क्लिक करना, कैन नॉट ट्रीटेड ऑफ सप्लाई, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, cannot treated supply of service, cannot treated as a supply of services। तो ये आपके इसमें स्टैट्यूटरी अपडेट दे रखे हैं। तो ये आपके चैप्टर 1 का स्टैट्यूटरी अपडेट कंप्लीट हो गया है। अब लेते हैं अगला चैप्टर अपन, अब देखो स्टूडेंट अपन बात करते हैं यहां पे चार्ज ऑफ जीएसटी, जिसके अंदर अपन बात करते हैं चैप्टर में। जब आपको मैंने बताया एक्शनेबल क्लेम क्या है, गुड्स है। अब मैं भारत के बाहर से ऑनलाइन गेम खिला रहा हूं, भारत के बाहर से क्या खिला रहा हूं, ऑनलाइन गेम आपको खिला रहा हूं,
तो ये एक्शनेबल क्लेम गुड्स में कवर कर लिया। और आपको पता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम में कवर्ड है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स किस में कवर्ड है? कस्टम में कवर आके है। तो इस चीज को उन्होंने क्लैरिफाई किया गया कि इस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो एक्शनेबल क्लेम कवर्ड इन गुड्स। लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग को उन्होंने गुड्स में तो कवर कर लिया, लेकिन सारे के सारे प्रोविजन तो सर सर्विस के दे रखी है, सारे के सारे सर्विसेज की तरह दे रखे हैं प्रोविजन। अभी बताऊंगा आपके टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आपके इस तरह से बताता है। तो एक्शनेबल क्लेम स्टूडेंट आपके क्या माना है? यहां पर एक्शनेबल क्लेम को हमने क्या मान लिया? गुड्स, लेकिन इस पे कस्टम में प्रोविजन नहीं लगेंगे। सिर्फ क्या लगेगा? आईजीएसटी ही इस पे लगेगा, कस्टम के प्रोविजन इस पे नहीं फॉल होंगे। साफ इन्होंने कहा गवर्नमेंट एम्पावर टू नोटिफाइड गुड्स फॉर होम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 is not applicable for levy and collect of IGST, and whose case IGST shall be levied and collected in the manner specified section 5 subsection 1 only. तो ये उन्होंने कहा consequently with effect from 1st October 2023 supply of online money gaming has been notified for the said purpose notification this one. तो ऑनलाइन मनी गेमिंग, जैसे मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन मनी गेमिंग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, जो कि गुड्स पे आकर आ रहा है लेकिन टैक्सेबल अंडर द आईजीएसटी। आईजीएसटी में होगा विदाउट एप्लीकेबल ऑफ द कस्टम ड्यूटी, यानी कस्टम ड्यूटी उस पे नहीं लगेगी, क्योंकि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहा है। कवर्ड इन कस्टम, गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कवर्ड इन कस्टम। लेकिन इस पे उन्होंने कहा एक्शनेबल क्लेम कवर्ड इन गुड्स, लेकिन उस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगानी, उस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगानी क्या है? टैक्सेबल अंडर द आईजीएसटी विदाउट एप्लीकेबल ऑफ द कस्टम ड्यूटी, विदाउट एप्लीकेबल ऑफ द कस्टम ड्यूटी। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो कि गुड्स है, लेकिन कस्टम ड्यूटी उस पे नहीं लगानी। लेकिन फिर भी उस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगानी, उस पे क्या लगानी है आपको? यहां पर आईजीएसटी एप्लीकेबल करना, टैक्सेबल अंडर आईजीएसटी विदाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कस्टम ड्यूटी, विदाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कस्टम ड्यूटी। दूसरा अपन बात करते हैं यहां पर अगला प्रोविजन डायरेक्टर्स के लिए। टैक्स ऑन सर्विस सप्लाइड बाय ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, कोई भी डायरेक्टर कंपनी का in his personal capacity such as the renting of immovable property to the company body corporate not payable under the RCM। तो उस पे RCM अप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लो कोई भी डायरेक्टर ने अपना रहने का मकान कंपनी को दे दिया, अपना रहने का मकान कंपनी को दे दिया, तो उस केस के अंदर वहां पर क्या RCM उस पे लगेगा? क्या नहीं लगेगा। तो RCM सिर्फ किस पे? डायरेक्टर रेमुनरेशन पे, और वो भी 194 जे के अंदर आपका टीडीएस कट रहा हो, प्रोफेशनल सर्विसेज का पार्ट हो। यदि 192 में टीडीएस कट रहा है तो वो भी नहीं लगेगा। तो ये चीज आपको यहां पर बताता है कि टैक्स ऑन द सर्विस सप्लाइड बाय ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी सच एज ए रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नॉट पेबल अंडर आरसीएम। तो उस पर आरसीएम नहीं लगेगा, नॉर्मल प्रोविजन ही लगेगा, इस पे नॉर्मल प्रोविजन ही इस पे रहेगा, यानी फॉरवर्ड चार्ज ही रहेगा। जैसे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यहां पर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर यदि सर्विस दे रहा है एज ए 192 में उसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, ये टीडीएस के सेक्शन इनकम टैक्स का ही है ना, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, इनकम टैक्स के सेक्शन ही। टीडीएस के सेक्शन ही है, वहां से अपन कवर कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, टीडीएस के सेक्शन से कवर कर रहा हूं मैं। तो टीडीएस के सेक्शन में 192 के अंदर मैं टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट कर रहा हूं, तो फॉरवर्ड चार्ज ना रिवर्स चार्ज कुछ नहीं, क्योंकि सैलरी इज कवर्ड इन द नेगेटिव शेड्यूल थर्ड। लेकिन स्टूडेंट 194 जे में ये डायरेक्टर सर्विस है प्रोवाइड टू द कंपनी टैक्सेबल अंडर द आरसीएम, यहां आरसीएम लगेगा, और टैक्स पेबल बाय द कंपनी, और कंपनी को उस पर टैक्स पे करना है। लेकिन डायरेक्टर यदि अपना मकान रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्टर लेट आउट कर रहा है कंपनी को, तो टैक्सेबल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज
फॉरवर्ड चार्ज ही रहेगा, उसमें फॉरवर्ड चार्ज ही रहेगा, इसमें आरसीएम नहीं लगेगा। इट इज नॉट कवर्ड अंडर द आरसीएम, तो ये आरसीएम में कवर्ड नहीं होगा। उस पे स्टूडेंट आपके रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में ही कवर्ड होगा, दिस कवर्ड अंडर द फॉरवर्ड चार्ज, तो नॉट कवर्ड अंडर आरसीएम, तो आरसीएम में वो कवर नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज में ही उसे कवर करना होगा। क्लियर है सभी को? रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डिवेलपिंग यूज, इसका थोड़ा सा चेंजेस आया है, अपन इसको भी देखते हैं अभी। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डेवलपिंग यूनिट्स के लिए अपन बात करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो स्टूडेंट, यहां पर अपन आते हैं कुछ नोटिफाइड, जैसे कि रेंटिंग के लिए उन्होंने कहा गया कि किस तरह से जीएसटी लगेगा। तो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डेवलपिंग यूनिट, जिसके अंदर यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है, आप देखो कि प्रॉपर्टी किसमें यूज हो रही है, यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, रहने के पर्पस में यूज हो रही है। वेदर रिसिपेंट, जो रिसिपेंट है, वेदर रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड, रेसिपेंट रजिस्टर्ड है क्या, तो यदि रेजिडेंशियल पर्पस में यूज हो रही है तो यस, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल अंडर द आरसीएम, टैक्सेबल होगा आरसीएम में। रेसिपेंट यदि रजिस्टर्ड है तो वो टैक्सेबल होगा आरसीएम में। नो, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जम्प्ट होगी, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जम्प्ट होगी, सप्लायर चाहे कुछ भी हो। यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो जीएसटी में, जैसे आज अपन लोग हैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, रहने का मकान किराए पर ले रहे हैं, कोई जीएसटी नहीं देना, कोई जीएसटी नहीं देना। लेकिन कॉमर्शियल पर्पज से ले रहे हैं तो ऐसे केस में वेदर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड है, आरसीएम लग सकता है। फिर अपन इधर बात करते हैं आगे, अनरजिस्टर्ड पर्सन तो टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज, तो स्टूडेंट टैक्सेबल होगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आपके टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज में आपके आ जाता है। तो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बना रखे, आप देखेंगे सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर अनरजिस्टर्ड, सप्लायर और रेसिपिएंट बोथ आर अनरजिस्टर्ड। मिस्टर ए रेजिडेंशियल हाउस दे रहा है, यहां पर रेंट रुपीज 6 लाख या 60,000 है, 60,000 पर मंथ। तो ऐसे केस में रेजिडेंशियल पर्पस है, दोनों अनरजिस्टर्ड, रेजिडेंशियल पर्पस है, नॉट एक्सेप्टेबल, समझिएगा, नॉट एक्सेप्टेबल। यदि अपन बात करते हैं, मिस्टर सी ने मिस्टर डी को रेजिडेंशियल हाउस दिया, रेंट है 60,000 पर मंथ, तो ऐसे केस के अंदर ऑफिस में यूज हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे केस में बोथ आर अनरजिस्टर्ड, तो ऑफिस के यूज में आ रहा है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा, दोनों ही अनरजिस्टर्ड है ना, इसलिए। अब अपन बात करते हैं सप्लायर रजिस्टर्ड एंड रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो मिस्टर एक्स है, रेजिडेंशियल हाउस है, इसने 60,000 पर मंथ में दिया मिस्टर वाई को, रेजिडेंस के लिए दिया, तो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है। लेकिन मिस्टर पी ने रेजिडेंशियल हाउस 60,000 में मिस्टर क्यू को दिया, तो ऐसे केस में ऑफिस पर्पस में दे दिया, ऑफिस पर्पस में, तो सप्लायर रजिस्टर्ड है ना, तो जीएसटी लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में आपके जीएसटी पे लग जाएगा। तो इसको एक बार देखिएगा, क्लियर है स्टूडेंट्स? आई थिंक इससे क्लैरिटी और आगे होगी। अब हम बात करते हैं, सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट लेकिन रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो मिस्टर जे ने आर को दिया, तो रेजिडेंशियल हाउस है, रेंट 60,000 है, रेजिडेंशियल पर्पस से दे चाहे ऑफिस पर्पस से दे, यदि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, अब आरसीएम लगेगा, टैक्सेबल है। सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर रजिस्टर्ड, बोथ आर रजिस्टर्ड। मिस्टर एम ने एन को दिया, रेजिडेंशियल हाउस 60,000, रेजिडेंस पे, तो टैक्सेबल हो जाएगा आरसीएम में, आरसीएम में, रेजिडेंस में है तो टैक्सेबल हो जाएगा आरसीएम में। एम रेजिडेंशियल हाउस है, रेंट दे रहा है मिस्टर के को, ऑफिस पर्पस तो फॉरवर्ड चार्ज में आपको वो टैक्स खुद ही कलेक्ट कर लेगा, तो फॉरवर्ड चार्ज में तो फिर वो टैक्स खुद ही उस पर कलेक्ट कर लिया जाएगा।
तो ये चीज आपके इसमें बता रहा है। अमेंडमेंट इन द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज टैक्स ऑन विच पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज, यानी जो चीज आपके रिवर्स चार्ज में थी ना, जैसे जहां जहां गवर्नमेंट का नाम था उसमें से अब आप एक्सक्लूड कर देना सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये एग्जेम्पशन लिस्ट उन्होंने एक तरह से कवर कर दी बाहर, उनपे फॉरवर्ड चार्ज ही लगा दिया, फॉरवर्ड आरसीएम के, यानी सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी। तो ये तो कवर होंगे टैक्सेबल आरसी में, इस तरह से लिख लेना टैक्सेबल अंडर द आरसी। लेकिन इसके अलावा जैसे मैं बात करता हूं, इसके अलावा जो आपके मैं बात कर रहा हूं सर्विस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे, अब एक तरह से उन्होंने इनको इस डेफिनेशन से बाहर कर दिया, तो फॉरवर्ड चार्ज ही उस पर लगेगा। तो ये आप देखो इस पे फॉरवर्ड चार्ज ही रहेगा। तो ये आपके जहां जहां गवर्नमेंट में आरसीएम था बिजनेस एंटिटी, उसमें से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हटा दो और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी इंडियन रेल को अपन हटा देंगे, इंडियन रेल को हमने हटा दिया। इस तरह से आप देखोगे यहां पे जहां जहां इंडियन रेलवे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे, एनी पर्सन रेजिडेंट अंडर सीजीएसटी, तो ये सब जगह हटा दिया। सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एक्सेप्ट इन पे फॉरवर्ड चार्ज दिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे। रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी एनी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, तो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो उस चीज के लिए यहां पर उन्होंने कवर कर दिया, तो उन केस में इसको कवर कर दिया गया है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं यहां पर देखो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023, ये उन्होंने कहा which provide for the reverse charge on the following interstate supply of service tax has been omitted, interstate supply पे omitted कर दिया। कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अब ये हटा दी वेसल्स की, तो इस केस में सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट कौन है, तो यदि ए पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, इंपोर्टर लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, इसको हटा दिया गया है ना। आप देखोगे, इसको देखोगे समझ में आ जाएगा इस चीज को। सर्विस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, यानी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सर्विस प्रोवाइड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट, तो पोस्टल डिपार्टमेंट आपके फॉरवर्ड चार्ज में आ गया, अदर सर्विस फॉरवर्ड चार्ज। और पोस्ट कार्ड एग्जाम्प्ट है, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट है, ऑर्डिनरी पोस्ट है, एनवेलप है, वेट लेस देन 10 ग्राम है, तो एग्जाम्प्ट है, वो तो सारी की सारी एग्जाम्प्ट है। उसके अलावा अदर सर्विस है फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉरवर्ड चार्ज में कर दिया टैक्सेबल फॉरवर्ड, सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन। स्लीपर क्लास और जनरल क्लास पे जीएसटी नहीं लगता, वो एक्सक्लूड कर दिया। सर्विस इन रिलेटिंग टू एयरक्राफ्ट और वेसल टैक्सेबल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज में कर दिया। सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल जैसा अपने देखा टैक्सेबल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज में। ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एंड पैसेंजर टैक्सेबल एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज में चलती, सब्जेक्ट टू एंट्री नंबर 15 to 21, जैसे गवर्नमेंट को भी दे रहा है फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा, ट्रांसपोर्टर ही देगा। रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी आरसीएम टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन, एनी अदर सर्विसेज नेक्स्ट पेज पे देंगे। अदर सर्विसेज में यदि बिजनेस एंटिटी है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख के करीब इसमें बात कर रहा है, तो यस एग्जाम्प्ट एंट्री नंबर 7। और ग्रॉस अमाउंट यदि 5000 से कम है या बराबर है तो भी एंट्री नंबर 9 में एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज वो टैक्सेबल आरसीएम है। अदर देन बिजनेस एंटिटी है तो गवर्नमेंट जो सर्विस दे रही तो क्या रहेगी, एग्जाम्प्ट ही उनकी रहेगी, तो एग्जाम्प्ट उसमें रहेगी। अब अपन बात करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर टैक्स इज पेबल बाय द रेसिपिएंट, तो ये चीज इस केस में आपके कवर कर रही है स्टूडेंट, ये इस इसमें आपके कवर कर रही है। देखो स्टूडेंट अपने इसमें अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पर इसने कहा कि ये जो है ना लिस्ट मई 24 एग्जामिनेशन से एप्लीकेबल हो गई है,
तो स्टूडेंट को उसने कहा गया कि आपको देखते हुए जाना होगा, तो उनके लिए एडवाइस टू रेफर द अबव लिस्ट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। तो ये उन्होंने देखा है, जैसे केशू नट, नॉट सील्ड एंड पिल्ड। सप्लायर ऑफ गुड्स कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट। रिसिपेंट ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन, तो कौन पे करेगा? आरसी में रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। बीड़ी वेपर्स लीव्स है, एग्रीकल्चरिस्ट है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन है। तंबाकू लीव्स है, एग्रीकल्चरिस्ट है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ये अपने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं पूरे। बीड़ी वेपर्स है, तंबाकू लीव्स है। इसके बाद अपन बात करें, फॉलोइंग एसेंस ऑयल अदर देन दोज ऑफ फ्रूट्स नेमली एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, और कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन लेगा वो उस पर टैक्स पे करेगा आरसी में। ऑफ पिपरमेंट मेंथा मींस जो भी है, इनके इसमें कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिवर्स चार्ज में खुद रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। सिल्क यार्न है, तो एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क यार्न, रॉ सिल्क, सिल्क वार्म, तो उनकी अपन बात करें मैन्युफैक्चरर, और कौन ले रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है, तो रिवर्स चार्ज में वो रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्सेस पे करेगा। रॉ कॉटन, जो एग्रीकल्चर किसान है, कौन पे करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन। मैंने क्लास में काफी अच्छे डिटेल से करा रखे हैं। सप्लाई ऑफ लॉटरी, स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी से ले रहा है, और कौन ले रहा है? जो भी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर सेलिंग एजेंट है, वो इस केस में रिवर्स चार्ज में आपके एजेंट टैक्स पे करेगा। वो आपका रिवर्स चार्ज में एजेंट आपके टैक्स पे करेगा, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा स्टूडेंट। और रिवर्स चार्ज में कौन टैक्स पे करेगा? वो रेसिपिएंट इस केस में रिवर्स चार्ज में आपका टैक्स पे करता है। एनी चैप्टर यूज व्हीकल सीज एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स ओल्ड एंड यूज गुड्स वेस्ट एंड स्क्रैप, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को छोड़ देना, इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो इस केस में आपका टैक्स पे करेगा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। फिर है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, एनी रजिस्टर्ड पर्सन और एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो इस केस में रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। एनी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि आपके इस केस में रिवर्स चार्ज में आपके टैक्स का पेमेंट करता हुआ दिखाई देगा। ये हमारे इस केस में रिवर्स चार्ज का क्राइटेरिया गिवन है। अब आते हैं स्टूडेंट अपन यहां पर आगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर भी इन्होंने कहा क्या कि जैसे अब ओवर द काउंटर आप गाड़ी वगैरह सप्लाई कर रहे हो, लोग क्या करते हैं, जैसे हाई रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, जैसे राजस्थान में बहुत ज्यादा हाई रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, हरियाणा में कम है, पेट्रोल भी सस्ता मिलता है, गाड़ी भी सस्ती मिलती है, तो आप हरियाणा चल जाते हो और वहां से गाड़ी परचेज करके कहां लेके आते हो? राजस्थान में। तो आपका एड्रेस कहां का है वो इंपॉर्टेंट करता है प्लेस ऑफ सप्लाई का। तो रिसिपेंट कहां का है, यानी कंज्यूमर कहां का है? राजस्थान का। तो जीएसटी के लिए आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां हो जाएगी? राजस्थान। यदि वो एड्रेस में राजस्थान का देता है, इवन पूरा एड्रेस देने की जगह स्टेट का नाम भी बता देगा, तो सप्लाई उठे कहां आ जाएगी? उस स्टेट में जाएगी जिस पर्सन का वो दिखाई दे रहा है। तो देखो प्लेस ऑफ सप्लाई को समझने के लिए आपके कहता है, देयर आर केस वेयर द अनरजिस्टर्ड पर्सन परचेज गुड्स ओवर द काउंटर, कहां से परचेज कर रहा है? ओवर द काउंटर in one state, thereafter transport of goods another state, generally state where he resident, जहां पर वो रहता है वहीं से ले लेता है। लेकिन यहां पर इस केस में कहा who come to a state, जैसे कोई टूरिज्म के पर्पज से आया या वर्क के पर्पज से आया, वर्क एंड टूरिज्म एटसेट्रा, एंड परचेज गुड इन दैट स्टेट, और उस स्टेट से परचेज कर रहा है टू टेक इट इनटू देयर रेस्पेक्ट state. Similarly, in the automobile sector, the resident of a state may travel to another state. Purchase vehicle, वो क्या कर लेता है? Vehicle purchase करता है, purchase vehicle from that state to take advantage of the lower registration charges. Take the advantage of the lower registration charges and road tax. Registration charges कम है, road tax कम है, which vary from state to state. And thereafter take the vehicle to their states. ये इस केस में कर रहा है, B2B सप्लाई की मैं बात कर रहा हूं।
B2B सप्लाई की अपन बात कर रहे हैं। तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है और ये आपके शोरूम पे गया, हरियाणा में गया और ओवर टू काउंटर, ओवर द काउंटर पे जाकर गुड्स परचेज कर लेता है और अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसको आईटीसी नहीं चाहिए, लेकिन उसने अपना एड्रेस कहां दे दिया, राजस्थान का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां आ जाएगी, राजस्थान में आ जाएगी। ये चीज इस केस में आपके बता रहा है। किस लिए? लोअर स्टेशन चार्जेस, रोड टैक्स कम है वहां पे, इसलिए वहां पर जाकर वो रजिस्ट्रेशन करा लेता है। तो ओटीसी को समझते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ओवर द काउंटर सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, किसको है, B2C, B2C अनरजिस्टर्ड पर्सन, B2C इज फॉर where the address of the unregistered person is recorded in the invoice। क्या इनवॉइस में है क्या? तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन recorded in the invoice, recorded in the invoice। where the address of the unregistered person is not recorded in the invoice, invoice में रिकॉर्ड नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। भाई एड्रेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। इवन सिंपली मेंशन द स्टेट, केवल स्टेट का नाम मेंशन हो गया, सिंपली मेंशन स्टेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट एड्रेस वुड बी सफिशिएंट मान लीजिएगा, यानी स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन का स्टेट का नाम भी दे दिया तो वो भी इसमें सफिशिएंट है, हम उस जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई में काउंट कर देंगे, उस जगह को सब प्लेस ऑफ सप्लाई में काउंट कर लेंगे स्टूडेंट। ये इस केस में आपके बता रहा है। अब देखो अपन बात करते हैं आगे, मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल चार्ट बना दिया। ओटीसी सेल्स, ओटीसी सेल्स का मतलब है ओवर द काउंटर। B2B है तो अपने आप सप्लायर और रिसिपेंट दोनों का रजिस्टर नंबर है, B2B है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट। लेकिन B2C है तो इंसर्ट न्यू क्लॉज ए वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, किसको की गई है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, वेयर द एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, इनवॉइस में क्या, तो एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस हो आ जाएगा। और यदि वो एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर इस केस में जाएगी। इफ कंप्लीट एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट अवेलेबल तो सप्लाई जो होगी मेंशन ऑफ स्टेट, प्लेस ऑफ सच स्टेट, प्लेस ऑफ सच स्टेट की आप काउंट हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग बाय द पर्सन लोकेटेड आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी टू पर्सन इन इंडिया, जो इंडिया में गेम खिला रहा है कहां बैठा हुआ, भारत के बाहर, और यहां के लोगों को अपनी गेम खिला रहा है। तो जैसे अपन है पर्सन इन इंडिया, अब कंपनी है जो महादेव ऐप जैसे है दुबई में बैठी हुई थी, महादेव ऐप जैसे दुबई की कंपनी है, वो क्या कर रही है, गेम इंडिया में खिला रही है, पर्सन लोकेटेड आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी, आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी ऑनलाइन मनी गेमिंग खिला रही है इसको। अब ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, बच्चा है, गेम खेल रहा है, तो भैया सीधी सी बात है, यहां गवर्नमेंट ने कहा तभी गेम खिलाने देंगे जब अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करो आप। सप्लाई तो इंडिया में कंज्यूम हो रही है ना, जीएसटी लगना चाहिए। अब टैक्सेबल कर दिया, टैक्सेबल टेरिटरी, तो अपॉइंट किसको करेगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, AR को अपॉइंट करेगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को टैक्स के लिए। ही शैल अपॉइंटेड ए पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स IGST, और टैक्स कौन सा लगेगा, IGST। तो IGST का पेमेंट करने के लिए एक पर्सन को वो ऑथराइज करेगा और वो पर्सन इस केस में आपका टैक्स का पेमेंट इंडिया में करेगा। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बताएगा। तो ऑथराइज पर्सन को वो अपॉइंट करेगा और वो आपके इस केस में टैक्स का पेमेंट आपको इंडिया में करने के लिए बताएगा। क्लियर है स्टूडेंट, ये चीज इसमें बता रहा है। तो देखो मैंने हाथ से पूरी की पूरी समरी लिख रखी है कि आपके पर्सन खेलने वाला कहां है, इंडिया में, खिलाने वाला कहां है, कंपनी आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में ही सेल अपॉइंटेड ए पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स IGST। तो IGST का पेमेंट करने के लिए इंडिया में वो लायबल है, लेकिन कौन पे करेगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेगा। तो इसमें दे रखा है ना, फर्दर दैट इफ सच सप्लायर डज नॉट हैव ए फिजिकली प्रेजेंस और डज नॉट हैव ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर एनी पर्पस in taxable territory, he shall appointed a person in taxable territory for the purpose of paying IGST, integrated tax, and such person shall be liable to payment of such tax। और उसका इंडिया में टैक्स का पेमेंट करना होगा, तो उसके लिए पर्सन अपॉइंट करना होगा।
place of supply in case of supply of service of transportation of goods including thought mail and courier। देखो इसके लिए भी नया सेक्शन दे दिया आपने, ट्रांसपोर्टेशन 13 सबसेक्शन 9 अपडेट, प्लेस बाय 13 सबसेक्शन 2 डिफॉल्ट रूल में डाल दिया, डिफॉल्ट रूल में डाल दिया वेयर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इज अवेलेबल, रिसिपेंट क्या अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इज नॉट अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ द सर्विस, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस ये इस केस में आ जाएगा। तो इसने कहा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2000 हैज बीन ओमिटेड, ओमिट कर लिया, फाइनेंस एक्ट 2000 यहां पर अब क्या गया 23, ये चीज इसमें आपके बता रहा है। नाउ consequently to omission of said subsection the place of supply of service of transportation goods other than thought mail and courier in case of location of supplier of service, location of recipient of service outside of India, दोनों कहां है इंडिया के बाहर, will be determined the default rule under section 13 subsection 2 के साथ इस केस में अपन बात करें। Accordingly, in case where a location of recipient of service is available, the place of supply service shall be location of the recipient, location of recipient, ये इस केस में आपके बताया है। तो आप इसको देख सकते हो आराम से। इस तरह से अपन बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट सेक्टर, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर की सर्विस की बात कर रहे हैं, जैसे अपन क्या कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट सेक्टर की सर्विस दे रहे हैं, तो इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे देखेंगे, तो स्टूडेंट इसमें कह रहा है इशू there are be costs wherein there is a supply sales of space, supply sales of the right to be use of the space on the holding structures immobile property belonging to the vendor to the client advertisement company for display of their advertisement on the said holding structures, what will be the place of supply of the service providing by the vendors to the advertisement company in such case। तो इसमें बिल्डिंग है उस पर होल्डिंग लगाते हैं अपन, बिल्डिंग्स वगैरह पे होल्डिंग लगा रहे हैं, तो सेल्स ऑफ द स्पेस हमने कहा यहाँ जगह है इस पे आप होल्डिंग लगा दो, डिस्प्ले ऑफ द एडवर्टाइजमेंट तो प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द स्पेस, होल्डिंग इज द लोकेटेड प्लेस या होल्डिंग जहां पर लोकेटेड है वो जगह आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ द सप्लाई ऑफ सेल्स ऑफ स्पेस, होल्डिंग्स, structures for advertisement, any grant of the right to use holding structures advertisement in this case would be the location where holding structure is located, holding structure is located, ये इस केस में आपके बताएगा। तो ये इस चीज के अंदर आपके बता रहा है। इशू आपके आ गया, तो देखो डिफॉल्ट प्रोविजन जहां पर वो होल्डिंग या स्ट्रक्चर लग रहा है वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाती है। इशू there may be another case where the advertisement company want to display its advertisement on the holdings billboard as a specific location, तो जहां पर वो है ना entire time of display of the advertisement, इस केस में देगा। तो जहां पर है B2B है जब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। So service provided by the vendor to advertisement company are purely in the nature of advertisement service, purely in advertisement service in respect of which place of supply shall be determined in term of section 12(2) of IGST एक्ट के अंदर रखी गई है। तो देखो डिफॉल्ट प्रोविजन है B2B है तो प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, और B2C है तो जहां पर वो डिस्प्ले लग रहा है सेल्स ऑफ स्पेस, डिस्प्ले ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, लोकेशन ऑफ द स्पेस, लोकेशन ऑफ स्पेस, होल्डिंग इज द लोकेटेड, होल्डिंग इज द लोकेटेड, वो जगह आपका प्लेस ऑफ सप्लाई में आ जाता है। आगे देखते हैं इसमें, ये इसमें आपके बता रहा है। तो अभी अपन देखते हैं इसमें पॉइंट्स को। तो स्टूडेंट अपन बात करें प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर, सीधा सिंपल सी बात है जो स्टेटरी अपडेट है ना उसके अंदर जैसे कई बार अपन कहते हैं होल्डिंग के स्पेस होते हैं, स्पेस खाली होते हैं, तो वहां पर अपन उससे कॉन्ट्रैक्ट कर भी या होल्डिंग स्पेस पे आप होल्डिंग पे आप ऐड लगा सकते हो। तो यदि ऐसी कोई सर्विस दे रहा है तो वो तो जहां पर वो प्लेस लगेगा वही जगह हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपन कस्टमर को ढूंढ के लाके दे रहे हैं, अपना प्लेस है
अपन उससे कह रहे हैं भाई आप कस्टमर को ढूंढ के ला के देते, तो वो यदि वो कस्टमर को ढूंढ के लेके आ रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह आ जाएगी। जब कस्टमर के प्लेस को अपन ढूंढ के लेके आ रहे हैं तो कस्टमर को ढूंढ के लेके आ रहे हैं तो फिर सप्लाई उस हिसाब से आ जाएगी। तो वो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का पार्ट हो जाता है। तो यहां अपन को देखना है कि सर्विस यहां पर दी गई, देयरफॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वेंडर टू एडवर्टाइजिंग कंपनी are purely in the nature of the advertisement service, in respect of which place of supply shall be determined in the term of section 12(2) of IGST Act के अंदर आ जाएगी। और इस केस में डिफॉल्ट प्रोविजन B2B है, तो B2B में आपके रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस हो जाएगा। B2C पे जहां वो आपके सप्लायर है वो जगह इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आपके आ जाएगी। अब अपन आते हैं कुछ देखो एग्जम्पशंस के साथ। एग्जम्पशंस, तो एग्जम्पशंस के अंदर काफी एग्जम्पशंस को तो उन्होंने जैसे यहां पर कर दिया चेंजेस। जैसे पहले सैटेलाइट सर्विसेज थी, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस पहले था, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास एग्जम्पशन थी। आज कोई भी सैटेलाइट सर्विस करे सबको एग्जम्पशन, सबको एग्जम्पशन दे दी गई। सप्लाई बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, सबको छोड़ो, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करेगा, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करेगा तो गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए जीएसटी फ्री कर दिया, एग्जम्पशन में दे दिया, एग्जम्पशंस में दे दिया। अब कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। इस तरह से जहां जहां गवर्नमेंट थे वो उसमें चेंजेस किया। तो मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, वो तो एग्जम्प्ट ने एक्सेप्ट कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, देखो रेड कलर से लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सब एक्सक्लूशन में डाल दिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ये बाहर कर दिए गए, उन पे आप टैक्स लगा देंगे। और कुछ ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 4 सर्विसेज ही एग्जम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है, फॉरवर्ड चार्ज में। इस तरह से सर्विस, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस, सर्विस प्रोवाइड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ, यदि आपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट को कर रहे हैं तो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट को करे तो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट के अलावा करेंगे तो टैक्स लगेगा। सर्विस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंटल अथॉरिटी, जैसे मैं बात कर रहा हूं बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कन्वर्जेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, ये सर्विस आपके यदि गवर्नमेंट को दी जा रही है ना स्टूडेंट, तो एग्जम्प्ट है। किसको दी जा रही है? गवर्नमेंट को एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल को दी जा रही है, टैक्सेबल है। प्राइवेट हॉस्पिटल को दी जा रही है, टैक्सेबल है। ये भी एक अच्छा स्टैट्यूटरी अपडेट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा स्टैट्यूटरी अपडेट है। यानी सर्विस प्रोवाइड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की सर्विस दे रहे हैं, पब्लिक हेल्थ की सर्विस दे रहे हैं, सैनिटेशन कन्वर्जन दे रहे हैं, सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट दे रहे हैं, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट को दी जा रही है तो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट के अलावा किसी पर्सन को दे रहे हैं तो स्टूडेंट एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, वो टैक्सेबल है, तो फिर वो टैक्सेबल आपके रहेगी। इसके बाद अपन यहां पर बात कर रहे हैं, देखो सर्विस प्रोवाइड लोकेशन इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई की बात होगी, इंटरस्टेट सप्लाई की बात होगी। सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल अदर देन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा, चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि 12AA 12AB में रजिस्टर्ड है, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स, फिर पीरियडिकल्स है, टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अदर देन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग द सर्विस, प्री स्कूल एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी, एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, person located in non-taxable territory, तो ये स्कीम का इंटरस्टेट सप्लाई है। सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन कहां है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, लेकिन किसको दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी एंड इंडिविजुअल को दे रहा है, अदर देन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहा है 12AA 12AB में रजिस्टर्ड है,
ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स की बात करें, एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट दे रहा है अदर देन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस, प्री स्कूल एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी जो एग्जाम होती है सारी, एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स को दे रहा है, और आपके पर्सन लोकेटेड नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज। तो ये स्टूडेंट अब सब क्या होंगे, एग्जाम्पशन के साथ बताता है। तो ये आपके एग्जाम्पशन में बता रहा है, तो ये आपके बता दी गई, आप देखोगे इसमें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपना टाइमिंग हो गया, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई अपन नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।